हेलो बच्चों, अध्याय 3 रिवीजन में हम देख रहे हैं आज धातु एवं अधातुएं। तो बच्चों, आपने देखा है हमारे आसपास हमें बहुत सी धातुएं देखने को मिलती हैं। तो धातुओं के भौतिक गुण धर्म क्या होते हैं? धातुओं के भौतिक गुण धर्म देखे जाएं, यानी उनके बाह्य आकार और आकृति को, तो धातुओं में आघात वर्धनीयता होती है, यानी धातुओं को पीट के पतली चादर के रूप में उनको बनाया जाता है। धातुओं में तन्यता होती है, यानी तो जो ठोस होती हैं, ऐसी वस्तुएं जो ठोस होती हैं, जिनमें चमक होती है, जिनमें आवाज़ निकलती है। जैसे आपने रसोई गैस में देखा होगा कि बहुत से बर्तन पीतल है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, लोहा है, ये सब धातुएं, आपको स्टील है, ये सब धातुएं कहलाती हैं, ठीक है, जिनमें वजन होता है, चमक होती है, आघात वर्धनीयता होती है, ध्वनिकता होती है, यानी बर्तन जब टकराते हैं तो आप तक आवाज़ आती है। तो बच्चों, धातुओं के गुण हम देखेंगे, भौतिक गुण उनके ये हैं कि धातुओं को पीट के पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है, और धातुएं प्राय कठोर होती हैं, ठीक है, और सभी धातुओं की कठोरता अलग अलग होती है, एक समान नहीं होती, लेकिन धातुएं सभी कठोर होती है। तो धातुओं को पीट के पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है। जैसे आपने एल्यूमिनियम की चादरों को घर की छतों पर आपने देखा होगा, ठीक है, और ये छत का काम करती हैं। और सोना और चांदी जो है वो आघात वर्ध होती हैं, यानी सोना और चांदी को पतले से पतले उसमें पत्ती के रूप में बनाया जा सकता है। धातुओं में तन्यता का गुण भी पाया जाता है। तन्यता यानी खींच के पतले तार के रूप में, पतले से पतले तार के रूप में धातुओं को बनाया जा सकता है, तो इसे तन्यता कहा जाता है। जैसे कि सबसे अधिक तन्य धातु है वो है सोना। सोना को जो है तानकर, यानी पतले से पतले तार के रूप में, तो आपको मालूम होगा कि 1 ग्राम सोने को 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तक लंबा तार बनाया जा सकता है, तो इसको बच्चों तन्यता कहा जाता है। तो आघात वर्धनीयता और तन्यता के कारण धातुओं को हम अपनी इच्छा अनुसार या कारखानों में अलग अलग रूप दिए जा सकते हैं, या अलग अलग आकृति दी जा सकती है। तो जैसे कि धातुएं खाना पकाते हैं, वो कुछ एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं, कुछ स्टील के बर्तन होते हैं। तो इस तरह से धातुओं को हम अपनी रसोई घर में आसानी से देख सकते हैं। अगला, धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, और इनका गलनांक भी बहुत ही अधिक होता है, यानी धातुएं ऊष्मा को ग्रहण करती हैं, और हम जो रसोई गैस में जो खाना बनाते हैं वो भी गर्म हो जाता है। तो धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, और इनका गलनांक यानी पिघलना, किसी धातु का पिघल के द्रव में बदल जाना, उसे धातु का गलनांक कहा जाता है। तो धातुएं ऊष्मा की चालक होती हैं, यानी गर्म हो जाती हैं धातुएं, और इनका गलनांक बहुत अधिक होता है, बहुत उच्च ताप पर ये पिघलती हैं या द्रव में बदलती हैं। सिल्वर और कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं, यानी चांदी और तांबा। कॉपर यानी तांबा, सिल्वर यानी चांदी। चांदी और तांबा कॉपर के ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं, यानी बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। और इनकी तुलना में लेड और मरकरी ऊष्मा के कुचालक हैं। तो लेड और मरकरी जो होता है, मरकरी यानी पारा और लेड यानी सीसा, ठीक है, तो सीसा और मरकरी ऊष्मा के कुचालक होते हैं। धातुएं विद्युत की भी चालक होती हैं। कुछ धातुएं जो है वो विद्युत की भी चालक होती हैं, यानी इनमें विद्युत प्रवाहित होती है। तो विद्युत प्रवाहित से मतलब होता है कि इन धातुओं में करंट आता है। तो आपने देखा होगा कि हमारे जो तार होते हैं, जिन तारों से करंट आता है, वो किसके होते हैं? पॉलीविनाइल क्लोराइड या रबर जैसी, उन पर बाहर का जो तार है वो रबर का होता है, और इन रबर के उसके सामग्री के अंदर यानी रबर का जो तार होता है, तो उसके अंदर जो पतले तार होते हैं जिनमें विद्युत प्रवाहित होती है, तो वो तो या तो एल्यूमिनियम के होते हैं या तांबे के होते हैं। तो जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो क्या होता है, इनमें आवाज़ निकलती है, यानी ध्वनिकता उत्पन्न करती हैं। धातुएं जब किसी कठोर सतह से टकराती हैं
तो इनमें आवाज़ निकलती है और ध्वनि निकलती है, ठीक है। तो टकराने पर इन्हें ध्वनि निकलती है, उसे ध्वनिकता कहा जाता है, ठीक है। तो ये बच्चों हमने धातुओं के सामान्य गुण पढ़े थे। धातुएं कठोर होती हैं, धातुएं आघातवर्ध होती हैं, यानी इनको पतली चादर के रूप में पीट पीट के या ठोक ठोक के हथौड़े से इनको पतले चादर के रूप में बदला जा सकता है। अगला है धातुएं तन्य होती हैं, पतले तार के रूप में इनको बनाया जा सकता है। इसके आगे हमने पढ़ा था कि धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, यानी धातुएं गर्म हो जाती हैं, ऊष्मा ग्रहण करके गर्म हो जाती हैं। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, यानी धातुओं में विद्युत प्रवाहित होती है। तो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक में हमने पढ़ा था चांदी और तांबा, ये ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है, यानी वो शीघ्रता से ये गर्म हो जाती हैं। और बच्चों इसके आगे हमने पढ़ा था कि लेड या जो मरकरी है वो ऊष्मा की कुचालक होती हैं। लेड या मरकरी ऊष्मा की कुचालक होती हैं। इसके आगे हम पढ़ रहे हैं धातुओं की ध्वनिकता, यानी धातुएं जब आपस में टकराती हैं तो इनके टकराने से आवाज़ निकलती है, उसे ध्वनिक कहा जाता है, यानी सोनोरस कहा जाता है, ठीक है। और धातुओं के इस गुण को ध्वनिकता कहा जाता है। अगला है बच्चों हमारी अधातुएं। तो ये गुण जिनमें नहीं पाए जाते हैं उन्हें अधातु कहा जाता है। तो जैसे कि अधातुओं के बारे में हमने पढ़ा था कि अधातुएं या तो ठोस होती हैं या फिर गैस होती हैं। अधातुएं या तो ठोस होती हैं या गैस होती हैं, जबकि धातुएं जो हैं धातुएं प्रायः ठोस ही होती हैं। तो अधातुओं में जैसे कार्बन है, सल्फर है, आयोडीन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये अधातुएं हैं बेटा, ठीक है। और ब्रोमीन है, ब्रोमीन ऐसी अधातुएं है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। अभी जैसे हमने देखा ना कि अधातुएं या तो ठोस होती हैं या गैस होती हैं, लेकिन एक अधातु ऐसी है जो द्रव अवस्था में होती है। वो कौन सी अधातु है? वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। बाकी कार्बन बहुत ठोस अवस्था है, सल्फर ठोस अवस्था है, और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, आयोडीन है, ये जो है ये गैसीय अवस्था होती हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ गुणधर्म है जो कि धातुओं में पाए जाते हैं, लेकिन इनके अलावा कुछ ऐसे गुणधर्म हैं जो केवल अधातुओं में पाए जाते हैं। तो अधातुओं के गुणधर्म हम देख रहे हैं कि मरकरी को छोड़कर, मरकरी यानी पारे को छोड़कर बाकी सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, ठीक है। धातुएं पारे को छोड़कर सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। धातुओं का गलनांक बहुत अधिक है, धातुएं बहुत उच्च ताप पर पिघलती हैं, लेकिन गैलियम और सीजियम ऐसी धातुएं हैं जिनका गलनांक बहुत ही कम होता है। तो यदि आप अपनी हथेली पर धातुओं को रखेंगे तो आप देखोगे कि गैलियम और सीजियम ऐसी धातु हैं कि हथेली पर रखने से पिघलने लगेंगी, तो इनका गलनांक बहुत ही कम होता है। अब अगला है आयोडीन। अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। अधातुओं का एक गुण होता है कि अधातुओं में चमक नहीं होती, लेकिन आयोडीन ऐसी अधातु है जिसमें चमक होती है। अगला है कार्बन। ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। आपने देखा होगा कि प्रकृति के अधिकांश तत्वों में कार्बन पाया जाता है, तो इसे कार्बन के अपर रूप क्या बोला जाता है? इसे कार्बन के अपर रूप, ठीक है। तो हीरा कार्बन का एक अपर रूप है। अपर रूप यानी एक से अधिक रूपों में। कोई पदार्थ जब एक से अधिक रूपों में पाया जाता है तो उसे अपर रूप कहा जाता है। तो कार्बन कई अपर रूपों में, कई रूपों में पाया जाता है। तो इसमें हीरा जो है कार्बन का वो अपर रूप है, और यह सबसे कठोर पदार्थ है, प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। कार्बन पिघलता भी बहुत उच्च ताप पर है और वाष्पित भी बहुत अधिक उच्च ताप पर होता है। कार्बन का एक अन्य अपर रूप है, वो है ग्रेफाइट, ठीक है। तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। आपकी जो पेंसिल होती है, पेंसिल के अंदर का जो काला भाग है जिससे कि हम लिखते हैं वो ग्रेफाइट है। तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। अगला है क्षारीय।
ये धातुएं, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी मुलायम होती हैं कि उनको चाकू से भी काटा जा सकता है। कौन कौन सी धातुएं हैं? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम इतनी मुलायम होती हैं कि उनको चाकू से भी काटा जा सकता है। इनके घनत्व और गलनांक बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो उनको धातुओं को और अधातुओं को रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर, यानी इनकी रासायनिक गुणों को देखकर हम इन्हें और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अगला है रासायनिक गुणधर्म। तो धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के लिए हम ऐसी धातुओं की अन्य तत्वों से क्रिया कराते हैं और हम देखते हैं कि वो किस तरह गुणों को प्रदर्शित करती हैं। तो पहला है धातुएं जब ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं, धातुएं ऑक्सीजन से जब क्रिया करती हैं तो धातु के ऑक्साइड बन जाते हैं। धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं तो धातु के ऑक्साइड बन जाते हैं। तो बच्चों, आपने ऐसी बहुत सी धातुएं देखी होंगी, जैसे आपकी रसोई में जो बर्तन आते हैं, शुरू में वो बहुत चमकदार रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी चमक कम पड़ जाती है। क्यों पड़ जाती है? क्योंकि वह ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती हैं धातुएं। तो धातु के ऑक्साइड, इसी तरह से आपने एल्यूमिनियम के बर्तन या डिब्बे को देखा होगा, नए में बहुत चमकते हैं, फिर कुछ समय बाद उनकी चमक कम पड़ जाती है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से क्रिया करता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है। और इसी तरह से जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। कॉपर को जब वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, यानी खुली जगह पर जब गर्म किया जाता है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। और इसी तरह से एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। तो बच्चों, इनकी चमक कम हो जाती है। ठीक है, तो आगे हम देख रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कैसे अभिक्रिया करता है। तो हम जानते हैं कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, यानी धातु के जो ऑक्साइड बनते हैं तो उनकी प्रकृति कैसी हो जाती है? क्षारीय। लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, जैसे कुछ धातु के ऑक्साइड है, ये अम्लीय और क्षारकीय दोनों तरह की प्रकृति दर्शाते हैं। तो बच्चों, ऐसे ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, ऐसे धातु के ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं तो उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, यानी धातु के ऑक्साइड जो अम्ल से भी अभिक्रिया कर लेते हैं और क्षारों से भी अभिक्रिया कर लेते हैं तो उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। अम्ल और क्षारक के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड निम्न तरह से कैसे अभिक्रिया करता है। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है और जल बनता है। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब क्षार के साथ में अभिक्रिया करता है तो सोडियम एल्यूमिनेट बनता है, 2NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट बनता है और जल बनता है। तो अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील हैं, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुल के क्षार प्रदान करते हैं। वैसे तो अधिकांश धातु के जो ऑक्साइड हैं वो जल में घुलते नहीं हैं, लेकिन कुछ जल में घुल जाते हैं जिनसे क्षार प्राप्त होते हैं। तो सोडियम ऑक्साइड है, पोटेशियम ऑक्साइड है। किस तरह से? सोडियम ऑक्साइड Na2 प्लस जल, तो ये बनता है 2NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कैसा होता है? क्षारीय विलयन। और K2O पोटेशियम ऑक्साइड, ये जल से अभिक्रिया करता है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षारकीय प्रवृत्ति का होता है। तो बच्चों, इस तरह से धातुओं के ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करते हैं तो ये क्षारीय प्रवृत्ति के बन जाते हैं। ठीक है, अब बच्चों हमें देखना है कि धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है। अभी हमने देखा है ये कि धातु के ऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करते हैं या धातु के ऑक्साइड जब अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है। तो जब धातुएं जल के साथ में अभिक्रिया करती हैं तो धातु के ऑक्साइड बनते हैं और हाइड्रोजन गैस, कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस निष्कासित होती है।
धातुएं जब जल के साथ में अभिक्रिया करती हैं तो धातु के ऑक्साइड बनते हैं और हाइड्रोजन गैस निष्कासित होती है। और यही धातु के ऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया करते हैं तो धातु के हाइड्रोक्साइड बनते हैं। ठीक है। पोटेशियम और सोडियम जैसी धातुएं हैं जो कि ठंडे जल के साथ में तेजी से अभिक्रिया करती हैं, पोटेशियम और सोडियम। तो ये इनकी अभिक्रिया तेज भी होती है यानी शीघ्रता से होती है और ऊष्माक्षेपी यानी इनसे ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्माक्षेपी होती है और यह अभिक्रिया बहुत ही शीघ्र होती है। आगे हम देख रहे हैं बच्चों कि क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ में अभिक्रिया करती हैं। तो धातुएं जब तनु अम्लों के साथ में अभिक्रिया करती हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। धातुएं जब तनु अम्लों के साथ में अभिक्रिया करती हैं तो लवण बनते हैं और हाइड्रोजन गैस जो है वो निष्कासित होती है या उत्सर्जित होती है। और जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करती हैं, नाइट्रिक अम्ल के साथ में, तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती। क्यों नहीं होती है? अभी अपन ने देखा ना कि धातुएं तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं तो लवण बनते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। यहाँ हम देख रहे हैं कि जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करती हैं तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि नाइट्रिक अम्ल जो है प्रबल ऑक्सीकारक है, जो हाइड्रोजन को क्या कर देता है, ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है। यानी ये नाइट्रिक अम्ल जो है अन्य तत्वों को ऑक्सीजन से क्रिया करा देता है या अन्य तत्वों को ऑक्सीजन से जोड़ देता है। नाइट्रिक अम्ल अन्य पदार्थों को या अन्य तत्वों को ऑक्सीजन से जोड़ देता है, इसलिए इसे कहा गया ऑक्सीकारक। तो होता क्या है कि जब यह इससे जो हाइड्रोजन निकलती है तो वो उसको जल में परिवर्तित कर देता है, यानी हाइड्रोजन में जल से जोड़ देता है, हाइड्रोजन में जल मिला देता है, यह जल से इसकी क्रिया करा देता है। तो इससे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करा देता है और इससे जल बन जाता है। ठीक है। लेकिन मैग्नीशियम और मैंगनीज व अति तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती हैं। अगला है अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। धातु लवणों के विलयन के साथ में, धातु के लवण के जो विलयन होते हैं तो उनके साथ में कैसे अभिक्रिया करती हैं। ठीक है। तो बच्चे यहाँ हम देख रहे हैं कि जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है वह अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देती है। जब हम दो धातुओं की आपस में क्रिया कराते हैं तो ये क्या करते हैं कि जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है वह कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देती है। तो बच्चों हमने इसमें देखना है कि इसमें हमको एक परख नली में हमको लेना है कॉपर सल्फेट का विलयन और उसमें हमको डाल देना है लोहे की कील। ठीक है। तो कुछ समय बाद जब हम देखते हैं कि कॉपर जो है लोहा कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर देता है और कॉपर सल्फेट की जगह परख नली में आयरन सल्फेट का विलयन बन जाता है। तो बच्चों इसको कहा जाता है धातु लवणों के विलयन के साथ में धातुओं की अभिक्रिया। अगला बच्चों हम देख रहे हैं सक्रियता श्रेणी। ठीक है। तो सक्रियता श्रेणी यानी ऐसी टेबल या ऐसी श्रेणी जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित रखा जाता है। धातुओं को क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखा जाता है। सबसे क्रियाशील धातु को सबसे ऊपर, उससे कम क्रियाशील धातु को उसके नीचे, फिर कम क्रियाशील धातु उसके नीचे, फिर उससे कम क्रियाशील धातु उसके नीचे। तो इस तरह से जो सबसे तेज क्रियाशील धातु होती है उसको सबसे ऊपर और इस तरह से धातुओं की क्रियाशीलता को घटते क्रम में रखा जाता है। जैसे ही पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम और सबसे आखिरी में आता है
गोल्ड यानी सोना। सोना सबसे कम क्रियाशील धातु है। और टेबल में देखेंगे सबसे ऊपर है पोटेशियम, तो पोटेशियम अत्यधिक क्रियाशील धातु है। तो इस तरह से सक्रियता श्रेणी में धातुओं को क्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में रखा जाता है। ठीक है बच्चों, अब आगे हमें देखना है धातुएं और अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। धातुएं और अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। तो हमने देखा कि जब धातुएं इस प्रकार की, हमने देखा ऐसे कुछ क्रियाकलाप थे कि उसमें कई अभिकर्मकों के साथ में हमने धातु की अभिक्रियाएं देखी। और धातुओं ने इस तरह की अभिक्रियाएं क्यों दी, तो उसके लिए हमको क्या देखना है कि कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो कि उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत ही कम होती हैं या बहुत ही मंद गति से होती हैं, तो वो कम अभिक्रियाशील होती हैं। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनकी रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत ही तीव्र गति से होती हैं, तो बच्चों वो अधिक क्रियाशील धातु या तीव्र धातुएं उनको कहा जाता है। ठीक है बच्चों, कितनी आवाज़